हेलो, राम राम सभी को। मेरा नाम विश्वा है और आरआरबी जेई सीबीटी 2 इलेक्ट्रिकल के लिए हम रिवीजन कर रहे हैं। और आपको जो मैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस सुनाने वाला हूँ वो हर किसी एग्ज़ाम में 4 से 5 बार आए हैं। और लास्ट 15 टू 20 ईयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज़ हैं वो सभी इसमें आएंगे। मिक्स में क्वेश्चंस होंगे, है ना। एक्सप्लेनेशन ठीक होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको वापस सुनिएगा। चलो शुरू करते हैं एक नए चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर है जो नेक्स्ट चैप्टर का नाम है विद्युत वायरिंग, है ना, इलेक्ट्रिकल वायरिंग। उसको शुरू करते हैं, है ना। तो फर्स्ट प्रश्न है, लाल रंग के तार को निम्नलिखित में के लिए उपयोग किया जाता है। रेड कलर का जो वायर होता है उसको, है ना, किसके लिए उपयोग करते हैं? तो मेनली तो कॉमनली सबको पता है ही, फेज के रूप में यूज करते हैं अपन। फेज होता है ना, उसके रूप में RYB मतलब रेड येलो और ब्लू, है ना। रेड RYB का मतलब है रेड येलो ब्लू, है ना। और इसमें वो ग्रीन जो वायर होता है वो अर्थ वाला होता है, और है ना, और ब्लैक होता है ना। RYB ग्रीन और ब्लैक ये सब यूज करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, अर्थ वायर की पहचान के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ण कोड क्या है ना। अर्थ वायर जो होता है ना उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ण कोड क्या है, मतलब कलर क्या है, उसका कलर कोड क्या है? तो अर्थ वायर के लिए जो कलर कोड है वो है ग्रीन, हरा, है ना। RYB तो फेज होते हैं, रेड येलो ब्लू, है ना। और ब्लैक, ब्लैक पहले भी आया था ना, ब्लैक होता है न्यूट्रल वायर, है ना। ब्लैक तो न्यूट्रल वायर होता है, और ग्रीन होता है अर्थ वायर। ग्रीन अर्थ वायर होता है और ब्लैक न्यूट्रल वायर होता है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय विद्युत नियम 1956 के कौन से नियम में ओवरहेड लाइनों में सबसे निचले चालक की भूमिका से ऊंचाई क्लियरेंस दी गई है ना। भारतीय विद्युत निगम 1956 के कौन से नियम में ओवरहेड लाइनों में सबसे अधिक चालक की भूमि से, मतलब ऊंचाई, मतलब क्लियरेंस वाला जो कौन सा को, मतलब कौन सा रूल है? IEEE वाला, है ना। भारतीय विद्युत निगम, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी, है ना, सॉरी IEEE नहीं, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी जो रूल्स हैं, है ना, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 में आए थे, ये भी याद रखें आप। और इसमें इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, ग्राउंड क्लियरेंस है कि भाई कितना क्लियरेंस होना चाहिए ओवरहेड लाइंस के लिए, तो उस वो कौन वो उस नियम, मतलब वो नियम कौन सा है? तो वो नियम है 77, है ना। भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार 77 नियम है। और सिरोपरी, मतलब सिरोपरी लाइन में जॉइंट बनाने के लिए, मतलब अगर जॉइंट बनाते हैं सिरो, मतलब ओवरहेड लाइंस में अगर अपन सिरोपरी लाइंस में अगर जॉइंट बनाते हैं तो उनके लिए है 75 रूल नंबर 75। क्लियरेंस, ग्राउंड क्लियरेंस के लिए 77। और खंभों के बीच अधिकतम अंतर, है ना, दो खंभे लगे लगे रहते हैं, उनके बीच में अधिकतम अंतर, मतलब स्पैम जो होता है ना, उनके बीच में अधिकतम अंतर के लिए होता है रूल नंबर 85, है ना। और रूल नंबर 85 होता है। और आसमानी विद्युत से सुरक्षा, मतलब जो स्काई से आने वाली लाइटनिंग है उससे सुरक्षा प्रदान करने, उससे सेफ्टी के लिए रूल नंबर 92। तो 4 रूल हो गए। 75 होता है ओवरहेड जो जॉइंट्स, जो मतलब वो सिरोपरी लाइंस के लिए जॉइंट वाला। 77 ग्राउंड क्लियरेंस वाला, है ना। और 85 दो खंभों के बीच के अधिकतम अंतर के लिए। और 92 वो ये आसमानी सुरक्षा जो लाइटनिंग से होती है ना, आसमानी विद्युत से सुरक्षा। अगला प्रश्न है, घरेलू वायरिंग के एकल फेज परिपथ में लघुथन, मतलब घरेलू वायरिंग के एकल फेज परिपथ में अगर शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में लाइन और न्यूट्रल चालक एक दूसरे से दूर फेंक दिए जाते हैं, इसका कारण क्या है ना। मतलब घरेलू वायरिंग में सिंगल फेज में अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो लाइन और न्यूट्रल, है ना, एक दूसरे से दूर फेंक दिए जाते हैं, है ना। ये किसके कारण होता है ना। तो घरेलू वायरिंग के एकल फेज परिपथ में, है ना, लघु पतन की, मतलब शॉर्ट सर्किट की स्थिति में, है ना। मतलब घरेलू वायरिंग के एकल फेज परिपथ में लघु पतन होने की स्थिति में लाइन और न्यूट्रल चालक एक दूसरे को दूर फेंक दिया जाता है, इसका कारण है ना। इसका कारण होता है बलवान, जो मतलब बलवान चुंबकीय क्षेत्र, मतलब फोर्सफुली जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इसका कारण है। फोर्सफुली जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो एक लाइन और न्यूट्रल को एक दूसरे को दूर कर देते हैं, है ना। एक दूसरे से दूर कर देते हैं, लाइन और न्यूट्रल को एक दूसरे से दूर कर देते हैं, ये होता है फोर्सफुली मैग्नेटिक फील्ड या बलवान चुंबकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है,
किसी संस्थापन में, है ना, किसी संस्थापन में लगा हुआ ऊर्जा मापक यंत्र मतलब एनर्जी मीटर किस प्रकार का यंत्र होता है? तो सभी को पता है कि भाई अभी ये मेजरमेंट आगे आएगा, उसमें भी अपन पढ़ेंगे कि ये एनर्जी मीटर होते हैं ना जो अपने घरों में लगे रहते हैं, ये इंटीग्रेटेड टाइप के होते हैं। इसमें यूनिट जैसे जैसे आप कंज्यूम करते हैं यूनिट बढ़ती जाएगी, वो पहले वाली यूनिट को आपके यूज करने वाली यूनिट के साथ जोड़ता जाएगा। इंटीग्रेटेड कर रहा है ना, समाकलित कर रहा है, जोड़ रहा है, तो इंटीग्रेटेड टाइप के होते हैं ये एनर्जी मीटर। एक्सप्लेन करते हैं, किसी संस्थापन में लगा हुआ ऊर्जा मापक यंत्र समाकलन प्रकार का यंत्र होना चाहिए। वे उपयंत्र जो किसी निश्चित अवधि तक दी गई संपूर्ण विद्युत राशि का मान मापते हैं समाकलित उपयंत्र कहलाते हैं। मतलब है ना, वे उपयंत्र जो किसी निश्चित अवधि तक, है ना, किसी निश्चित अवधि तक दी गई संपूर्ण विद्युत राशि को मापते हैं। किसी निश्चित अवधि तक दी गई संपूर्ण विद्युत राशि को मापते हैं, समाकलित उपयंत्र कहलाते हैं। एक समाकलित के बारे में तो ये हो गया। अब सूचक उपयंत्र के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं कि भाई सूचक उपयंत्र क्या होता है ना। सूचक उपयंत्र मतलब इंडिकेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेट करता है जो, है ना। वे उपयंत्र जो मापी जाने वाली राशि को सूचक की सहायता से आकांक्षित स्केल पर सूचित कर देते हैं। मतलब मापी जाने वाली राशि को किसी पैमाने पे या फिर किसी स्केल पर, है ना, सूचित कर देते हैं, तो वो इंडिकेटिंग टाइप के होते हैं ना। इंडिकेटिंग मतलब सूचक उपयंत्र होते हैं, है ना। वे उपयंत्र जो ग्राफ कागज पर स्याही द्वारा एक अमुक समय पर मापी जाने वाली राशियों का अभिलेख खींचते हैं, है ना। रिकॉर्डिंग टाइप के लिए क्या होता है, देखो समाकलित बता दिया, सूचक बता दिया, अब रिकॉर्डिंग टाइप क्या होता है कि भाई ये ग्राफ पे, है ना, ये उपयंत्र वो होते हैं जो ग्राफ कागज पर स्याही से, मतलब जो इंक से, है ना, अमुक समय पर, मतलब डिफरेंट टाइम पर मापी जाने वाली राशियों का अभिलेख खींचते हैं, मतलब उनको ड्रॉ कर देते हैं ग्राफ पे। तो ये एक रिकॉर्डिंग हो गई ना एक तरीके से। तो ये अभिलेखन उपयंत्र कहलाते हैं, मतलब रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। इन उपयंत्रों का उपयोग शक्ति केंद्र तथा प्रयोगशाला में, मतलब जो प्रयोगशाला और शक्ति केंद्र होते हैं ना, लेबोरेटरीज वगैरह, है ना, पावर स्टेशंस वगैरह, है ना, उनमें होता है इनका उपयोग रिकॉर्डिंग का। अगला प्रश्न है सीडी कस, है ना। सीडी कस की वायरिंग के मामले में निम्नलिखित में से किस स्विच का प्रयोग किया जाता है? मतलब स्टेयर केस, अपने सीडी नुमा जो होते हैं ना, सीडी में जैसे अपन सीधे जीने में अपन नीचे से चढ़ते हैं, ऊपर से उतर देते हैं, है ना। तो एक बल्ब लगा होता है जो नीचे से भी चालू हो जाता है और ऊपर से भी चालू हो जाता है, तो उसी के लिए है सीडी केस, मतलब स्टेयर केस वायरिंग। तो इसके लिए कौन सा स्विच यूज करते हैं? ऐसा हो गया ना, नीचे और ऊपर दोनों जगह से कंट्रोल कर सकते हैं, तो 2 वे स्विच हो गया, द्विमार्गी स्विच, है ना। तो सीडी कस की वायरिंग के मामले में द्विमार्गी स्विच का प्रयोग किया जाता है तथा मध्यवर्ती स्विच मतलब इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग एक लैंप तथा विद्युत युक्ति को 3 या अधिक स्थानों से नियंत्रित करने के लिए किया जाता है ना। एक तो ये सीडी डबल तो बता ही दिया, और जो, है ना, मिड वाला होता है मध्यवर्ती स्विच। जैसे जीना है, कोई जीने में ऊपर चढ़ रहे हैं, तो बीच में कोई बल्ब लगा है जो ऊपर से भी कंट्रोल हो जाएगा और नीचे से भी हो जाएगा और वहाँ बीच से भी हो जाएगा। तो इसके लिए 3 या अधिक स्थानों से नियंत्रित कर किया जाता है किसको, है ना, मिड स्विच को, इंटरमीडिएट स्विच को, है ना। मध्यवर्ती स्विच को 3 या उससे अधिक के अधिक स्थानों से नियंत्रित किया जाता है। और एक मार्गी स्विच का प्रयोग एक लैंप अथवा अन्य किसी विद्युत उपकरण को एक स्थान से ऑन ऑफ करने के, जो सिंगल होता है, सिंगल वन वे स्विच, उसको तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के एक ही, है ना, एक से ऑन ऑफ करते हैं, है ना। लैंप हुआ, किसी विद्युत उपकरण को हुआ, वन हो गया। तथा डीपी स्विच, है ना, और तथा डीपी स्विच मतलब ये ऑप्शन क्या है, अदर जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, उनका सबका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि भाई 2 वे स्विच के बारे में बता दिया, इंटरमीडिएट 3 या 3 से अधिक से कंट्रोल होता है, 1 वे स्विच तो सिंगल ऑन ऑफ वाला होता है, और डीपी स्विच क्या होता है? डीपी स्विच सिंगल फेज एसी अथवा डीसी सप्लाई लाइन के लिए पेन स्विच का कार्य करते हैं, है ना। मतलब तथा डीपी स्विच होते हैं जो सिंगल फेज एसी, डीपी स्विच होते हैं जो सिंगल फेज एसी या अथवा डीसी सप्लाई के लिए पेन स्विच का कार्य करते हैं, है ना। डीपी स्विच सिंगल फेज एसी अथवा डीसी सप्लाई लाइन के लिए पेन स्विच का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किसी भी 500 वोल्ट अधिष्ठापन पर इंसुलेशन प्रतिरोध निम्नलिखित से कम नहीं होना चाहिए, है ना।
किसी भी 500 वोल्ट अधिष्ठापन, मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑन एनी 5 वोल्ट इंस्टॉलेशन, है ना। मतलब तो किसी भी 500 वोल्ट के अधिष्ठापन के लिए, है ना, किसी भी 500 वोल्ट अधिष्ठापन पर इंसुलेशन प्रतिरोध 50 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, है ना। 50 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, है ना। 50 मतलब 500 वोल्ट अधिष्ठापन इंस्टॉलेशन के लिए 500 वोल्ट अधिष्ठापन इंसुलेशन प्रतिरोध होना चाहिए 50 मेगा ओम, है ना। अगला प्रश्न है ना। पेयर मिलान है, 4 पेयर और 4 है, तो सबसे डायरेक्ट मैं आपको आंसर ही बताता हूँ, है ना। तो जैसे लाइटनिंग परिपथ है ना। लाइटनिंग परिपथ को, है ना, लाइटनिंग परिपथ को एल सीरीज का हरा नोब वाला एमसीबी होता है ना। एल सीरीज वाला ना, एल सीरीज वाला हरा नोब होता है लाइटनिंग परिपथ में, है ना। मतलब एमसीबी का मिलान करना है, मतलब कौन सी एनसीबी एमसीबी मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यूज होती है, कौन सी एमसीबी किस किस इंस्ट्रूमेंट में कौन सी एमसीबी का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले लाइटनिंग परिपथ, है ना। तो लाइटनिंग परिपथ एल सीरीज का जो होता है ना, लाइटनिंग परिपथ में एल सीरीज का हरा नोब वाला एमसीबी होता है ना। लाइटनिंग परिपथ में एल सीरीज वाला हरा ग्रीन नोब वाला एमसीबी होता है, हरा नोब वाला एमसीबी होता है। अब मोटर परिपथ, है ना, मोटर परिपथ होता है ना। मोटर परिपथ में जी सीरीज का नीला नोब वाली एमसीबी होती है। मोटर परिपथ में जी सीरीज वाली नीला नोब वाली एमसीबी होती है। और ऑसिलेटर क्या होते हैं, ऑसिलेटर में लाल नोब वाली एमसीबी होती है ना। ऑसिलेटर में लाल नोब वाली एमसीबी होती है। और डीसी परिपथ में काली नोब वाली एमसीबी होती है ना। जो 4 मैंने बताए, सबसे पहले लाइटनिंग परिपथ में एल सीरीज वाला ग्रीन, मतलब एल सीरीज वाला ग्रीन, है ना, ग्रीन नॉब एमसीबी, लाइटनिंग ग्रीन, है ना, लाइटनिंग ग्रीन। मोटर परिपथ में जी सीरीज वाला नीला नॉब, है ना। और ऑसिलेटर में लाल, है ना। और ऑसिलेटर में लाल, और डीसी परिपथ में काली नॉब, मतलब काली नॉब वाला। तो लाइटनिंग में ग्रीन, मोटर में नीला, ऑसिलेटर में लाल, और डीसी परिपथ में काली नोब वाला एमसीबी यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत वायरिंग में निम्नलिखित का पालन किया जाता है। विद्युत वायरिंग में अधिनियम का पालन किया जाता है ना। कौन से अधिनियम, वही 1956 इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो है ना, 1956 अधिनियम का पालन किया जाता है। अगला प्रश्न है, पीवीसी का तात्पर्य क्या है। पीवीसी का तात्पर्य पॉलीवाइनिल क्लोराइड, है ना। पीवीसी का तात्पर्य पॉलीवाइनिल क्लोराइड। उसका उपयोग, है ना, इसका प्रयोग घरों तथा कारखानों में जो वायरिंग होती है ना, उनमें किया जाता है। घरों कारखानों में जो वायरिंग होती है उसमें पीवीसी, है ना, पॉलीवाइनिल क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। जो वायर होते हैं तार के ऊपर, वो रबड़। अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाए परिपथ को पहचानिए, है ना। मतलब चित्र में दिखाए परिपथ, चित्र कैसा है, मतलब एक तो न्यूट्रल है और एक फेज है। फेज और न्यूट्रल मतलब सिंगल 2 लाइन है, एक तो फेज की और एक न्यूट्रल की, है ना। तो एक पॉइंट फेज से लिया हुआ है और एक न्यूट्रल से लिया हुआ है, जिनको 2 स्विच से ऐड किया हुआ है। तो ऐसे को बोलते हैं, है ना, टू हो गया ना, टू मतलब एक तो फेज से लिया हुआ है और एक न्यूट्रल से लिया हुआ है ना। और दोनों को डबल डबल लाइनों से कंट्रोल करके किया हुआ है फेज से, है ना। तो ऐसे स्विच को ऐसे स्विच को लैडर सर्किट बोलते हैं। मतलब वही 2 वे स्विच वाला होता है ना, लैडर जीने का परिपथ, है ना। तो ऐसा ही होता है कि भाई 2 लाइंस है, फेज और न्यूट्रल। एक पॉइंट मैंने फेज से लिया और एक पॉइंट मैंने न्यूट्रल से लिया, है ना। एक किससे लिया, फेज से, और एक न्यूट्रल से लिया, और एक ना, और फेज से और जो न्यूट्रल से जो पॉइंट लिए हैं, उनको डबल लाइनों से ऐड करके एक स्विच, मतलब डबल लाइनों से ऐड करके एक स्विच में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब है 2 लाइन है ना, 2 लाइन है, तो फेज की साइड से भी 2 पॉइंट हो गए। और पहले तो मैंने एक फेज से और एक न्यूट्रल से पॉइंट ले लिया, फिर इन दोनों पॉइंटों को 2 लाइनों से अलग अलग कर देंगे। जैसे फेज के 2 पॉइंट हो गए, 2 लाइन है ना, फेज के 2 पॉइंट हो गए और न्यूट्रल के भी 2 पॉइंट हो गए। तो ऐसे परिपथ को कहते हैं जीने का परिपथ, मतलब लैडर सर्किट कहते हैं। अगला प्रश्न है, द्विमार्गी, है ना, द्विमार्गी द्विमार्गी स्विचिंग से तात्पर्य क्या है। द्विमार्गी स्विचिंग से तात्पर्य क्या है, निम्नलिखित के नियंत्रण के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में 2 या अधिक स्विचों का उपलब्ध होना क्या है, होना ना। द्विमार्गी का मतलब है
है ना। द्विमार्गी का मतलब एक लैंप का यूज होता है। द्विमार्गी जो स्विच होते हैं ना, टू वे स्विचिंग में, द्विमार्गी स्विच से केवल एक स्थिति एक लैंप का प्रयोग किया जाता है ना। द्विमार्गी स्विच से केवल एक स्थिति एक लैंप का प्रयोग किया जाता है द्विमार्गी से, है ना। अगला प्रश्न है SI मतलब इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, है ना। IS 30 मतलब 3034 मतलब 3034 और 1966, है ना। 3034, है ना, -1966 के अनुसार पावर वायरिंग अर्थिंग का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, है ना। मतलब IS के रूल के अनुसार 1966 के रूल के अकॉर्डिंग जो पावर वायरिंग होती है ना अपनी, है ना, पावर वायरिंग का अर्थिंग है ना 1 ओम होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पर्सन है ना। पावर वायरिंग का प्रतिरोध 1 ओम होना चाहिए। अगला प्रश्न है अस्थायी वायरिंग में यांत्रिक शक्ति डैश होती है, मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होती है टेम्परेरी वायरिंग में, है ना, है ना। मैकेनिकल स्ट्रेंथ इन टेम्परेरी वायरिंग इज, अस्थायी वायरिंग में, है ना, अस्थायी वायरिंग में यांत्रिक शक्ति बहुत कम होती है। अस्थायी है जो नाम ही इसका अस्थायी है, उसमें यांत्रिक शक्ति भी बहुत कमी होगी, है ना। ठीक है, अस्थायी वायरिंग में यांत्रिक शक्ति अस्थायी वायरिंग में यांत्रिक शक्ति बहुत कम होती है। अगला प्रश्न है ब्रिटानिया जोड़ का प्रयोग किया जाता है। ब्रिटानिया जोड़ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ब्रिटानिया जोड़ का प्रयोग सिरोपरी लाइंस में किया जाता है। ब्रिटानिया जोड़ का प्रयोग सिरोपरी लाइन में किया जाता है। अगला प्रश्न है एक वैद्युतिक उप परिपथ में कितने प्रकाश उपयोग बिंदु हो सकते हैं? एक वैद्युतिक उप परिपथ में, है ना, एक वैद्युतिक उप परिपथ में 10 प्रकाश, ना 10 मतलब 10 प्रकाश उपयोग बिंदु हो सकते हैं। किसी भवन, कार्यशाला आदि के कक्षों में विद्युत के उपयोग की सुविधा उपलब्ध कराना वैद्युतिक वायरिंग कहलाता है, ऑब्वियसली, है ना। तो वैद्युतिक उप परिपथ में 10 प्रकाश उपयोग बिंदु हो सकते हैं। अगला प्रश्न है छत के पंखे को फर्श से न्यूनतम किस ऊंचाई पर लटकाया जाता है? मतलब अपने जो घरों में जो फैन होता है ना, वो छत घरों में फैन होता है ना, तो उसको न्यूनतम किस ऊंचाई पर लगाया जाता है? तो छत के पंखे को फर्श से, जो मतलब फर्श से छत के पंखे को फर्श से 2.5 मीटर ऊंचाई पर लगाया जाता है ना। छत के पंखे को फर्श से न्यूनतम 2.5 मीटर ऊंचाई पर लटकाना चाहिए और अधिकतम 3 मीटर अंतर रखना चाहिए, है ना। 2.5 मीटर से 3 मीटर तक लगा सकते हैं, है ना। अगला पॉइंट है इसमें, ना, लाइट एंड फैन पावर विद्युतिक वायरिंग की स्थापना वही इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 में है। अगला प्रश्न है वायरिंग की लूपिंग विधि का उपयोग सामान्यतः डैश के लिए किया जाता है ना। वायरिंग की लूपिंग विधि का उपयोग सामान्यतः डैश के लिए किया जाता है। तो वायरिंग की लूपिंग विधि का उपयोग सामान्यतः घरेलू वायरिंग के लिए किया जाता है ना। वायरिंग की जो लूपिंग विधि है वो घरेलू वायरिंग के लिए, सामान्यतः घरेलू वायरिंग के लिए किया जाता है। इस प्रणाली की वायरिंग में कहीं जोड़ नहीं दिया जाता है ना। इस प्रणाली की वायरिंग में कहीं जोड़ नहीं दिया जाता है। यदि कोई पॉइंट बनाना है तो फेज एवं न्यूट्रल तार किसी सॉकेट होल्डर, सीलिंग पंखा आदि से ही लिए जाते हैं, है ना। कि भाई जैसे इस प्रणाली में वायरिंग में कहीं जोड़ नहीं दिया जाता, है ना। जो लूपिंग विधि होती है ना, इस प्रणाली में वायरिंग में कहीं जोड़ नहीं दिया जाता है ना। इस प्रणाली जो होती है ना, ये लूपिंग प्रणाली, इसमें कहीं भी जोड़ मतलब पॉइंट नहीं, जोड़ नहीं दिया जाता है। यदि कोई पॉइंट बनाना है तो फेज एवं न्यूट्रल तार किसी सॉकेट होल्डर, सीलिंग पंखा आदि से ही लिए जाते हैं। मतलब अगर कोई पॉइंट बनाना है तो फेज और न्यूट्रल तार से ही लेते हैं, कहने का मतलब, है ना। अगला प्रश्न है जीने की वायरिंग में प्रचालन। जीने की वायरिंग में वही 2 वे स्विच का यूज करते हैं, ऊपर नीचे से कंट्रोल हो जाए, है ना। जीने की वायरिंग के प्रचालन के लिए 2 ध्रुवीय स्विच मतलब का आवश्यकता है, 2 वे स्विच का, है ना। नियंत्रक स्विच बोर्ड की फर्श से, जो अपना जो कंट्रोलिंग स्विच बोर्ड होता है अपना, है ना, घरों में जो स्विच बोर्ड होता है उसकी फर्श से ऊंचाई क्या होती है? फर्श से ऊंचाई उसकी 1.5 मीटर होनी चाहिए, है ना, लगभग 1.5 मीटर होनी चाहिए। यह कक्ष के प्रवेश द्वार के निकट बाईं ओर, है ना, निकट बाईं ओर स्थापित किया जाता है। मतलब घरों में घुसते हैं ना, रूम में घुसने में बाईं ओर इसका यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है
एक 15 वाट क्षमता के सोल्डरिंग आयरन को, है ना, निरंतरता परीक्षण के लिए टेस्ट लैंप के श्रेणी में संयोजित किया जाता है तो लैंप प्रकाशित नहीं होता है, परंतु लैंप की प्रॉड्स पर स्पार्क पैदा होता है। इसका कारण क्या है ना, कि भाई एक 15 वाट क्षमता का सोल्डरिंग आयरन को निरंतरता परीक्षण के लिए टेस्ट लैंप के श्रेणी में संयोजित किया जाता है। लैंप प्रकाशित नहीं होता है, परंतु लैंप की प्रॉड्स पर स्पार्क पैदा होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि भाई सीरीज लैंप की वोल्टेज अधिक है ना। इसको कि भाई 15 वाट क्षमता के सोल्डरिंग आयरन को निरंतरता परीक्षण के लिए एक 15 वाट क्षमता के सोल्डरिंग आयरन को, है ना, एक 15 वाट क्षमता के सोल्डरिंग आयरन को निरंतरता परीक्षण के लिए, है ना, निरंतरता परीक्षण के लिए टेस्ट लैंप को श्रेणी में संयोजित किया जाता है ना। निरंतरता परीक्षण के लिए, है ना, सोल्डरिंग आयरन को निरंतरता परीक्षण के लिए टेस्ट लैंप को श्रेणी में संयोजित किया जाता है तो लैंप प्रकाशित नहीं करता है, लेकिन उसके प्रोड्स पर स्पार्क पैदा होता है। इसका मुख्य कारण ये है कि सीरीज लैंप की वोल्टेज अधिक होने पर स्पार्क होता है। जो सीरीज में जो लैंप लगा हुआ है ना, उसका वोल्टेज अधिक होने पर उसमें स्पार्क पैदा होता है। इसका कारण ये है, वोल्टेज अधिक होने से। अगला प्रश्न है, एनी कोड के अनुसार न्यूट्रल लाइन के लिए केबल का रंग होना चाहिए। न्यूट्रल के लाइन के लिए केबल का रंग कौन सा होना चाहिए? न्यूट्रल के लिए तो एनी कोड के अनुसार न्यूट्रल लाइन के लिए केबल का रंग होना चाहिए ब्लैक। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई जैसे अर्थिंग के लिए तो ग्रीन और न्यूट्रल के लिए ब्लैक, है ना। तो एनी कोड के अनुसार न्यूट्रल लाइन के लिए केबल का रंग काला होना चाहिए। इसका अधिकतम शक्ति 3000 वॉट होता है ना। इसके लिए अधिकतम शक्ति भी कितनी होती है? 3000, है ना, 3000 वॉट होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, चित्र में दर्शाए गए टर्मिनल M1 M2 को आपस में अंतः परिवर्तित किया जाए तो क्या होगा, है ना। कि भाई जैसे कि भाई 2 पॉइंट है ना, एक कोई वॉट मीटर है, मतलब एक कोई, है ना, दो टर्मिनल से आ रहे हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट में जा रहे हैं। एक M1 जा रहा है और एक M2 की जो मेन लाइन है वो जा रही है लोड से कनेक्ट। तो M1 और M2 को परिवर्तित करके मीटर उल्टी दिशा में गति करने लगेगा। कहने का मतलब मीटर में जा रहा है ना। M1 M2 को आपस में अगर परिवर्तित कर देते हैं, जो इनपुट आ रहे हैं ना, मतलब टर्मिनल M1 और M2 को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो मीटर उल्टी दिशा में गति करने लगेगा, है ना। मीटर उल्टी दिशा में गति करने लगेगा, है ना। कि भाई दो सप्लाई आ रही है, अगर वो सप्लाई को अगर किसी मीटर में जा रही है, उसको चेंज कर देंगे तो मीटर उल्टी दिशा में गति करने लगेगा। अगला प्रश्न, सरफेस कंड्यूट वायरिंग में सैडल्स के बीच की दूरी डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। सरफेस कंड्यूट वायरिंग में सैडल्स के बीच की दूरी 1 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरफेस कंड्यूट वायरिंग में सैडल्स के बीच की दूरी 1 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें पीवीसी तार के लोहे के पाइप के अंदर डालकर वायरिंग की जाती है। यह मजबूत होती है, आग पानी चोट के धक्के से सुरक्षित होती है ना। तो 1 मीटर याद रखें ना, 1 मीटर दूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब सरफेस कंड्यूट, है ना, सरफेस कंड्यूट वायरिंग में सैडल्स के बीच की दूरी 1 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। और पीवीसी जो तार होते हैं ना, पीवीसी तार के लोहे के पाइप के अंदर डालकर वायरिंग की जाती है, यानी मजबूत होती है और आग पानी से और चोट के धक्के से ये सुरक्षित रहती है। अगला प्रश्न है, कंड्यूट वायरिंग में कपल बैंड, जंक्शन बॉक्स एवं टी प्रयोग किए जाने पर उक्त में से प्रथम सैडल की दूरी डैश होनी चाहिए, है ना। अब कंड्यूट वायरिंग में कपल बैंड, है ना, कंड्यूट वायरिंग में कपलर बैंड, जंक्शन बॉक्स एवं टी प्रयोग किए जाने पर उक्त से प्रथम सैडल की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उक्त से प्रथम सैंडल की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा प्लास्टरिंग के बाद वायरिंग का शेष कार्य पूर्ण किया जाता है। प्लास्टरिंग के बाद वायरिंग का शेष कार्य पूरी किया जाता है। इस प्रकार की वायरिंग को डक्ट वायरिंग भी कहते हैं, है ना। कि भाई कंड्यूट वायरिंग में कपलर बैंड, जंक्शन बॉक्स एवं टी प्रयोग किए जाते हैं। प्रथम सैडल की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उक्त से प्रथम सैडल की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए
है ना, तथा प्लास्टरिंग के बाद वायरिंग का शेष कार्य पूर्ण किया जाता है। प्लास्टरिंग के बाद वायरिंग का शेष कार्य पूरा किया जाता है। इस प्रकार की वायरिंग को डक्ट वायरिंग भी कहते हैं। अगला प्रश्न आ जाओ। 3 किलोवाट 230 वोल्ट इमर्सन हीटर पावर सर्किट के लिए फ्यूज की धारा वहन क्षमता डैश होनी चाहिए। अब फ्यूज की धारा क्षमता निकालनी है ना, तो फ्यूज की धारा क्षमता निकालनी है, तो फ्यूज की धारा क्षमता क्या होगी, किसी लाइन का मतलब फ्यूज की धारा क्षमता निकालनी है, तो कहने का मतलब उस लाइन का मैक्सिमम करंट निकालना है। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज में जब धारा कौन सी प्रवाहित होती है, मैक्सिमम ही तो प्रवाहित होती है, तो वही आई मैक्स निकालना है। तो मैंने बताया था IRMS कैसे निकालते हैं, IRMS निकालते हैं आई मैक्स अपॉन √2, और अपन को आई मैक्स निकालनी है तो IRMS अपॉन √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। IRMS अपॉन √2 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। पर अपन को करंट की वैल्यू चाहिए, है ना, आई मैक्स जो अपन को IRMS जो वैल्यू है, IRMS की वैल्यू चाहिए। आई मैक्स निकालने के लिए IRMS इंटू √2 करेंगे, है ना, तो आई करंट की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले अपन को पावर और वोल्ट दे रखा है, तो P इक्वल टू VI है, वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे जिससे करंट निकाल लेंगे। तो I बराबर आज क्या आ जाएगा, यहाँ 3 किलो वोल्ट दे रखा है तो 3000, है ना, कन्वर्ट कर देंगे 3000 बटे 230 वोल्ट, तो कितनी आई धारा, करंट आ गई अपने पास IRMS, है ना, 13.04, है ना, 13.04। अब 13 पॉइंट क्या आया, 13.0 आई है IRMS, है ना, वैल्यू, है ना, IRMS वैल्यू, और अपन को आई मैक्स निकालना है तो √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13.0 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, 1.414 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 18.59 के आसपास, मतलब 19 के आसपास, 19 मतलब 18.59 अप्रोक्स 19 के आसपास। तो सवाल में 20 एम्पियर दे रखा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा 20 एम्पियर, है ना, क्योंकि फ्यूज की रेटिंग सबसे अधिकतम धारा वाली होती है, इसलिए इसकी 20 एम्पियर की का मान हो जाएगा। अगर जैसे ऑप्शन में अगर इतना ही दिया होता अप्रोक्स के आसपास, तो 19 या 20 उस हिसाब से अपन चूज कर लेते। अगला प्रश्न है, 3 पिन सॉकेट में, है ना, 3 पिन सॉकेट में जब अर्थ पिन शीर्ष पर हो तो स्विच नियंत्रित फेज तार को संयोजित करना चाहिए, है ना, मतलब 3 पिन सॉकेट में जब अर्थ पिन शीर्ष पर हो तो 3 पिन सॉकेट में जब अर्थ पिन शीर्ष पर हो तो स्विच नियंत्रित फेज तार को संयोजित करना चाहिए, है ना, तो मतलब स्विच नियंत्रित फेज तार को संयोजित करना चाहिए। अच्छा, कहाँ करना चाहिए, निचले, है ना, सॉरी, निचले दाएं पिन पर, है ना, 3 पिन सॉकेट में जब अर्थ पिन शीर्ष पर हो तो स्विच नियंत्रक फेज तार को निचले दाएं पिन में संयोजित करना चाहिए, है ना। ये अपने घरों में जो 3 पिन सॉकेट पिन आता है ना, उसी की बात कर रहा है ये, कि जैसे भाई अगर अर्थ पिन ऊपर रहता है, बड़ा वाला रहता है, तो अर्थ पिन को ऊपर रखते हैं, और जो नीचे जो होता है उसमें, है ना, फेस नीचे भी पॉइंट्स होते हैं ना, डबल 3 पिन सॉकेट में नीचे पॉइंट्स होते हैं, तो नीचे वाले तार में कौन से में होता है, तो दाईं साइड वाले में फेस तार को अटैच करते हैं, नियंत्रित करते हैं, है ना। तो 3 पिन सॉकेट में जब अर्थ पिन शीर्ष पर हो तो स्विच नियंत्रित फेस तार को निचले दाएं पिन में संयोजित करना चाहिए, तथा अर्धचालक में कोई फ्यूज या स्विच आदि संयोजित किया जाना चाहिए, है ना, और जो अर्थ में उसमें फ्यूज या स्विच कोई संयोजित किया जाना चाहिए, है ना, तो दाईं साइड होता है फेज तार, ये बस याद रखो। अगला प्रश्न है, यदि किसी वैद्युतिक स्थापना में गंभीर शॉर्ट सर्किट दोष हो, है ना, गंभीर शॉर्ट सर्किट कोई दोष हो गया है तो मैगर से परीक्षण करने पर यह दर्शाता है ना, मैगर का बारे में आपको पता ही होगा, मैगर का इंसुलेशन प्रतिरोध मापता है ना। तो यदि किसी वैद्युतिक स्थापना में गंभीर शॉर्ट सर्किट हो गया हो तो उसके मैगर से परीक्षण में क्या दर्शाता है ना, क्या दर्शाता है कि भाई यदि किसी स्थापन में गंभीर शॉर्ट सर्किट दोष हो तो, है ना, यदि किसी स्थापन में गंभीर शॉर्ट सर्किट दोष हो तो मैगर से परीक्षण करने पर वह 0 मेगा ओम दर्शाएगा, है ना। गंभीर शॉर्ट सर्किट हो, गंभीर जो मतलब सीरियस कोई शॉर्ट सर्किट हो गया हो तो मैगर से परीक्षण करने पर वो 0 मेगा ओम दर्शाएगा, है ना।
फेज तथा न्यूट्रल को आपस में संयोजित हो जाने पर, मतलब फेज और न्यूट्रल आपस में अटैच हो जाते हैं तब शॉर्ट सर्किट होता है ना, शॉर्ट सर्किट कहलाता है। ऐसी परिस्थिति में परिपथ में से प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ जाता है और फ्यूज उड़ जाता है ना। ऐसी परिस्थिति में होते हैं तो ऑब्वियसली धारा का मान बढ़ जाएगा और फ्यूज, है ना, फ्यूज उड़ जाता है। अगला प्रश्न है, चित्र में दर्शाए गए बैंड लैंप परिपथ चालू नहीं होता है। आप पाते हैं कि स्विच 2 और 3 को दोनों स्थितियों में प्रयोग करने पर लैंप के टर्मिनल तथा प्रयोग के अर्थ पॉइंट के अक्रॉस एक वोल्टेज है। सप्लाई को विसंयोजित करने के बाद निम्न में से किस जांच करोगे, है ना, किसका जांच करोगे। मतलब चित्र में दर्शाया गया है, दो न्यूट्रल पॉइंट्स है ना, 3 पिन सीलिंग रोज है और बैंड लैंप से और ड्रेस टेबल से, मतलब 3 स्विच है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, 3 स्विच है। लाइन सप्लाई आई, फर्स्ट में आई, न्यूट्रल से आई, न्यूट्रल लाइन आई, है ना। तीनों को कनेक्ट करके, है ना, तीनों को मतलब आप पाते हैं कि स्विच 2 और स्विच 3 की स्थितियों में प्रयोग करने पर लैंप और टर्मिनल प्रणाली के अर्थ पॉइंट के अक्रॉस एक वोल्टेज है ना। तो सप्लाई को विसंयोजित करने के बाद निम्न में से किसकी जांच करोगे। तो अपन सबसे पहले किसकी जांच करेंगे, तो अपन सबसे पहले जांच करेंगे भाई लैंप के जो न्यूट्रल कंडक्टर की निरंतरता की जांच करेंगे कि भाई न्यूट्रल कंडक्टर अपना सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, है ना। तो लैंप के न्यूट्रल कंडक्टर के निरंतरता की जांच करने के लिए, है ना, स्विच 2 और स्विच 3 को दोनों स्थितियों में प्रयोग करने पर लैंप के टर्मिनल तथा प्रणाली के अर्थ पॉइंट के अक्रॉस एक वोल्टेज स्रोत लगाते हैं, है ना। तो अपन एक वोल्टेज स्रोत लगाते हैं, है ना, है ना। तो जांच किसकी करनी है अपन को, लैंप के न्यूट्रल कंडक्टर की निरंतरता की जांच करनी है। तो स्विच 2 और स्विच 3 की दोनों स्थितियों में प्रयोग करने पर लैंप के टर्मिनल, है ना, लैंप के टर्मिनल और तथा प्रणाली के अर्थ पॉइंट के अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं। अगला प्रश्न, है ना, बैटन वायरिंग में, है ना, बैटन वायरिंग में 19 mm 19 mm बैटन चौड़ाई के सीधे जोड़ के लिए ओवरलैपिंग भाग की कितनी लंबाई का प्रयोग किया जाता है ना। तो बैटन वायरिंग में, है ना, बैटन वायरिंग में 19 mm बैटन चौड़ाई के, है ना, बैटन वायरिंग में, है ना, बैटन वायरिंग में 19 mm, है ना, 19 बैटन वायरिंग में 19 mm बैटन चौड़ाई के सीधे जोड़ के लिए ओवरलैपिंग भाग की 40 mm लंबाई का प्रयोग किया जाता है ना। 40 मतलब बैटन वायरिंग में 19 mm बैटन चौड़ाई के सीधे जोड़ के लिए ओवरलैपिंग भाग की 40 mm लंबाई का प्रयोग करेंगे, है ना। और बैटन वायरिंग में दो पट्टियों के बीच की अधिकतम दूरी 75 सेंटीमीटर, मतलब 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ऊर्ध्वाधर वायरिंग में ना 15 सेंटीमीटर दूरी, है ना, दूरी पर, और क्षैतिज वायरिंग में 10 सेंटीमीटर दूरी पर, है ना। बहुत सारा डेटा है इस सवाल में कि भाई बैटन वायरिंग में 19 बैटन चौड़ाई सीधे जोड़ के लिए 19 बैटन चौड़ाई के सीधे जोड़ के लिए, है ना, ओवरलैपिंग भाग की 70 लंबाई का प्रयोग करेंगे, है ना। वो सॉरी 40 लंबाई का प्रयोग करेंगे। बैटन 19 की चौड़ाई के लिए ओवरलैपिंग भाग की 40 लंबाई का प्रयोग करेंगे। और बैटन वायरिंग की दो पट्टियों के बीच की अधिकतम दूरी 75 होती है ना, और होनी चाहिए। और ऊर्ध्वाधर वायरिंग में 15 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, है ना, 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए उसकी, तो वो मतलब दो पट्टियों के बीच की अधिकतम दूरी। और ऊर्ध्व वायरिंग करेंगे, है ना, मतलब वर्टिकल करेंगे, वर्टिकल में 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वर्टिकल में 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना, वर्टिकल में 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और क्षैतिज वायरिंग में 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, चित्र के अनुसार कौन सा स्विच या स्विचेज ड्रेसिंग टेबल लैंप को कंट्रोल कर सकता है ना। तो वही ड्रेसिंग टेबल लैंप अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि भाई वो वोल्टेज अक्रॉस लगाते हैं उसके बीच में, है ना। तो वैसा ही प्रश्न है कि भाई स्विच 1 में है ना, स्विच नंबर 1 में, है ना, ड्रेसिंग टेबल लैंप को कंट्रोल कर सकता है। मतलब जो वही वायरिंग है, भाई न्यूट्रल से एक ड्रेसिंग टेबल लैंप है, बेड लैंप है और 3 फेज सीलिंग रोज है ना। 3 स्विच लगे हुए हैं, तो उसके अक्रॉस, है ना, सेकंड और थर्ड के अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स होता है ना।
तो वो वैसा ही है ना। तो इसमें ये पूछा हुआ है कि भाई ड्रेसिंग टेबल लैंप को कौन सा कंट्रोल करेगा। तो ड्रेसिंग टेबल किसके नीचे लगा हुआ है, स्विच वन के ऊपर लगा हुआ है ड्रेसिंग टेबल, तो स्विच वन ही उसको कंट्रोल करेगा, है ना। तो स्विच नंबर वन ड्रेसिंग टेबल लैंप को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि जब स्विच नंबर वन को खुला रखेंगे, जब पहले स्विच को खुला रखेंगे तो स्विच दो और स्विच तीन में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि इसका जो लाइन स्विच नंबर वन का जो लाइन आ रहा है ना, जो लाइन फेज आ रहा है, वो स्विच टू और स्विच थ्री में मतलब उसके अक्रॉस ही जा रहा है, मतलब फर्स्ट के अक्रॉस ही जा रहा है, उससे होता हुआ ही जा रहा है। तो अगर पहले वाले अगर ऑफ रखेंगे तो सेकंड और थर्ड में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, है ना। और स्विच नंबर वन के जस्ट ऊपर ही वो लगा हुआ है मतलब ड्रेसिंग टेबल लैंप, तो उसी के स्विच नंबर वन ही उसको कंट्रोल करेगा, है ना। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, बैटन पर क्लिप्स का प्रयोग कर स्विच बोर्ड के लिए केबल स्थापित करना है ना। बैटन पर क्लिप्स का प्रयोग कर स्विच बोर्ड के लिए केबल स्थापित करना है ना। बैटन पर क्लिप्स का प्रयोग कर स्विच बोर्ड के लिए केबल स्थापित करना है। इन उपकरणों के बीच 3.6 मीटर की दूरी है ना। इन उपकरणों के बीच 3.6 मीटर की दूरी है। केबल को अनुप्रस्थ रूप से लगाने के लिए कितने क्लिप्स की आवश्यकता होगी, है ना। बैटन पर क्लिप्स का प्रयोग कर स्विच बोर्ड के लिए केबल स्थापित करना है ना। बैटन पर जो क्लिप्स का प्रयोग होता है ना, वो स्विच बोर्ड केबल के लिए केबल स्थापन करना है। इन उपकरणों के बीच 3.6 मीटर की दूरी है। केबल को अनुप्रस्थ रूप से लगाने के लिए कितने क्लिप्स की आवश्यकता होगी। अच्छा, कितने क्लिप्स की आवश्यकता होगी। 3.6 मीटर की दूरी उपकरणों के बीच है, तो कितने क्लिप्स की अपन को आवश्यकता होगी। तो इसमें अपन को 37 है ना, 37 क्लिप्स की आवश्यकता होगी। अब देखो कैसे। बैटन पर क्लिप्स का प्रयोग कर स्विच बोर्ड के लिए केबल स्थापित करना है। इन उपकरणों के बीच 3.6 मीटर की दूरी है और केबल को अनुप्रस्थ रूप से लगाने के लिए 37 क्लिप्स की आवश्यकता होगी। यह बैटन 12.5 mm मोटाई की लंबी बत्ती के रूप में होती है ना। इसकी चौड़ाई 12.5 है ना, इसकी चौड़ाई 12.5 mm से 75 mm तक होती है। इसकी माप चौड़ाई व मोटाई 12.5 मतलब चौड़ाई व मोटाई में क्या होता है, मतलब 12.5 इंटू 12.5 mm या 75 इंटू 12.5 mm। तो इसके अकॉर्डिंग जब अपन 3.6 मीटर को डिवाइड करेंगे ना, तो 37 के अप्रोक्स आएगा, जो 37 क्लिप्स की अपन को आवश्यकता होगी। मतलब इसका वो दे रखा है 12.5 मोटाई होगी और चौड़ाई होगी और 12.5 ही मोटाई होगी। या ये तो मिनिमम से, अगर मैक्सिमम तक जाएं तो 12.5 से 75 mm तक होती है ना। तो 75 mm इंटू 12.5 mm भी हो सकती है ना। तो 37 क्लिप्स की अपन को आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है, एक कंक्रीट तथा छत पर एक कंक्रीट या छत पर बेंच लगाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है ना। तो किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है ना। एक कंक्रीट दीवार है ना, एक कंक्रीट की दीवार पर है ना, एक कंक्रीट की दीवार या छत पर बेंच लगाने के लिए रावल प्लग का प्रयोग किया जाता है ना। रावल प्लग होते हैं कंक्रीट की दीवार और छत पर पेच लगाने के लिए जो रावल प्लग का प्रयोग किया जाता है ना। गुल्ली के स्थान पर रावल प्लग का प्रयोग किया जाता है ना। दीवार के और छत के बीच में पेच लगाया जाता है तो रावल प्लग। अगला प्रश्न है, धात्विक गुप्त वायरिंग पद्धति में जहां दीवार उभरी रहती है, धात्विक गुप्त वायरिंग पद्धति में जहां दीवार उभरी हुई रहती है, वहां केबल को बनाने के लिए निम्न का प्रयोग करते हैं, है ना। वहां केबल को गुप्त वायरिंग होती है, दीवार की उभरी रहती है, वहां केबल को बनाने के लिए निम्न का प्रयोग करते हैं। वहां केबल को बनाने के लिए धात्विक लचीला नलिका का प्रयोग करते हैं। धात्विक गुप्त वायरिंग पद्धति में जहां दीवार उभरी रहती है वहां केबल को बनाने के लिए धात्विक लचीली नलिका प्रयोग करते हैं। इस्पात वाहक नली है ना, इस्पात वाहक नली सतह पर और वह सतह के अंदर दोनों प्रकार के तार स्थापित
के लिए उपयोगी होती है ना। धात्विक गुप्त वायरिंग पद्धति में जहाँ दीवार उभरी हुई रहती है ना, वहाँ पर है ना केबल को बनाने के लिए धात्विक लचीली नली का प्रयोग करते हैं। धात्विक लचीली नली का प्रयोग करते हैं। इस्पात वाहक नली सतह पर व सतह के अंदर की दोनों प्रकार के तार स्थापना के लिए उपयोगी होती है। अगला प्रश्न है मेन से आपूर्ति को अनेक शाखा में ले जाने पर, मतलब मेन से आपूर्ति को अनेक शाखा में ले जाने के लिए तीन प्रकार के वायरिंग प्रणाली की जाती है ना। मेन से आपूर्ति को अनेक शाखा में ले जाने के लिए, है ना, मेन से आपूर्ति को अनेक शाखा में ले जाने के लिए तीन प्रकार की वायरिंग की जाती है। IE नियम अनुसार, है ना, IE के मतलब आई इन इलेक्ट्रिसिटी नियम अनुसार प्रत्येक मंजिल क्षेत्रफल अथवा उसके भाग के लिए एक रिंग मुख्य परिपथ होना जरूरी है। यह क्षेत्रफल कितना होता है ना, कि भाई देखो मेन से आपूर्ति को अनेक शाखा में ले जाने के लिए तीन प्रकार की वायरिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है ना। तीन प्रकार की अनेक शाखा में ले जाने के लिए तीन प्रकार की वायरिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। और IE नियम के अनुसार प्रत्येक मंजिल क्षेत्रफल अथवा इसके भाग के लिए एक रिंग, है ना, इसके भाग के लिए एक रिंग मुख्य परिपथ होना जरूरी है ना। प्रत्येक मंजिल क्षेत्रफल अथवा इसके भाग के लिए एक रिंग मुख्य परिपथ होना जरूरी है, जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर होना चाहिए, है ना। 100 वर्ग मीटर उसका होना चाहिए क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल 100, है ना, 100 वर्ग मीटर होना चाहिए। नियमानुसार प्रत्येक मंजिल क्षेत्रफल इसके भाग के लिए रिंग का मुख्य परिपथ होना चाहिए और इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर होना चाहिए। रिंग का मतलब 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल होना चाहिए। अगला प्रश्न, द्रव्य सामग्री, है ना, द्रव्य सामग्री और केबल के अनुमान के लिए द्रव्य सामग्री और केबल के अनुमान के लिए अधिकतम उपयोगी आरेख डैश होगा, है ना। तो द्रव्य सामग्री और केबल के अनुमान के लिए अधिकतम उपयोगी आरेख वायरिंग आरेख या परिपथ आरेख होगा, या तो, है ना, या तो वायरिंग आरेख या फिर परिपथ आरेख होगा, है ना। द्रव्य और केबल अनुमान के अधिकतम उपयोगी के लिए, है ना, अधिक उपयोग के लिए आरेख वायरिंग, है ना, आरेख वायरिंग या आरेख परिपथ, है ना, परिपथ आरेख होगा। अगला प्रश्न है, किसी केबल की सामान्य धारा क्षमता 16 एम्पियर है ना। किसी केबल की सामान्य धारा क्षमता 16 एम्पियर है। यदि, है ना, धारा संवृत अतिरिक्त क्षरण मतलब क्लोज एक्सिस प्रोटेक्शन के लिए रक्षित है, तो केबल की धारा क्षमता क्या होगी, है ना। तो केबल की धारा क्षमता होगी 20, है ना। अब कैसे, कि किसी केबल की सामान्य धारा क्षमता 16 एम्पियर है। यदि धारा संवृत अतिरिक्त क्षरण के लिए रक्षित केबल की धारा क्षमता 20 एम्पियर होगी, ये केबल 25 एम्पियर तक विद्युत धारा वहन करने में वहन क्षमता में 3 या 4 कोर वाले बनाए जाते हैं, है ना। तो 20 एम्पियर की रक्षित धारा के लिए 20 एम्पियर की होनी चाहिए वो, है ना। यदि धारा संवृत अतिरिक्त रक्षण के लिए रक्षित केबल की धारा 20 एम्पियर, तो 20 एम्पियर होगी। और ये जो 25 एम्पियर तक के विद्युत धारा होती है ना, केवल ये केबल जो 25 एम्पियर तक विद्युत धारा वहन क्षमता में 3 या 4 कोर वाले बनाए जाते हैं, है ना। अगला प्रश्न आ जाओ, जहां निम्न परिपथों के लिए अधिकतम, है ना, जहां निम्न धारा परिपथों के लिए निर्धारित दूरी के भीतर जोड़ों को सकरना, वहाँ उपयुक्त जोड़ क्या है, मतलब वहाँ जो जोड़ लगाते हैं ना, निम्न धारा परिपथ के लिए निर्धारित दूरी के लिए भीतर जोड़ को सकरना, है ना। तो उपयुक्त जोड़ कौन सा कहलाता है, वहाँ एरियल जोड़ होता है ना। जहाँ निम्न धारा परिपथों के लिए निर्धारित दूरी के भीतर, है ना, निर्धारित दूरी के भीतर जोड़ों को सकरना है, वहाँ एरियल जोड़ उपयुक्त होता है। एरियल जोड़ अपन यूज करते हैं। अगला प्रश्न, आप देखते हैं कि एक
एक सॉरी आप देखते हैं कि एक कला परिपथ मतलब एक सिंगल फेस परिपथ के मुख्य चालक एल और एन होते हैं, सिंगल फेस लाइन और न्यूट्रल। लघुपथ स्थिति में एक दूसरे से दूर फेंक दिए जाते हैं। इसका कारण क्या है? वही दूर फेंकने का कारण अभी तो बताया था आपको, प्रबल चुंबकीय मतलब बलवान जो मैक्सिमम फोर्सफुली जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके कारण जब एक दूसरे से टच होते हैं तो एक दूसरे की ओर धकेल दिए जाते हैं। एक्सप्लेन करते हैं। आप देखते हैं कि एक सिंगल फेस परिपथ में मुख्य चालक एल तथा एन अगर मतलब शॉर्ट सर्किट में एक दूसरे से दूर फेंक दिए जाते हैं, दूर फेंके गए हैं, क्योंकि भारी शॉर्ट सर्किट धारा के कारण प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उन्हें दूर धकेलता था। भारी शॉर्ट सर्किट है ना, भारी लघुपथ मतलब भारी शॉर्ट सर्किट धारा के कारण जो मैक्सिमम करंट और धारा के कारण उन्हें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उन्हें धारा होती है उसमें फ्लो करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, है ना। मैक्सिमम धारा होती है, पहली बात तो मैक्सिमम धारा होती है तो वही मैक्सिमम वो चुंबकीय क्षेत्र भी डेवलप होगा और उससे एक दूसरे को दूर धकेल दिए जाएंगे, इसलिए था। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है? फ्यूज का, है ना। तो विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य अति भार या मतलब शॉर्ट सर्किट होने पर स्थिति में परिपथ को तोड़ना है। मतलब अगर शॉर्ट सर्किट हो गया या कोई भी नॉर्मल कंडीशन होगी तो परिपथ को तोड़ देगा वो, ना। फ्यूज वायर का निम्न गलनांक, है ना। फ्यूज वायर का निम्न गलनांक और निम्न ही प्रतिरोध हो सकता है। इंपॉर्टेंट चीज है ना। फ्यूज वायर का निम्न गलनांक तथा निम्न प्रतिरोधकता होता है। फ्यूज नियम क्या कहता है? फ्यूज नियम क्या होता है? फ्यूज नियम जो फ्यूज की जो धारा होती है ना, वो I बराबर के डी की पावर 3/2 होता है। फ्यूज नियम में I बराबर के इंटू डी की पावर 3/2 होता है। अगला प्रश्न, माइका किस काम में लाया जाता है? मतलब माइका मतलब अभ्रक किस काम में लाई जाती है? तो अभ्रक वही विद्युत उपयोग में यूज की जाती है ना। माइका विद्युत उपयोग में आती है। माइका विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में प्रयोग होता है ना। माइका विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में प्रयोग होता है। यह पदार्थ का बहुत अच्छा विद्युत यह पदार्थ बहुत अच्छा विद्युत रोधक का कार्य करता है, मतलब इंसुलेशन का कार्य करता है विद्युत रोधक, माइका, है ना। दो प्रकार के होते हैं ये, मस्कोबाइट और तथा बायोटाइट, है ना। माइका विद्युत उपयोगी के लिए माइका विद्युत रोधी पदार्थ का कार्य करता है। माइका विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में का प्रयोग होता है। यह बहुत अच्छा मतलब विद्युत रोधक का कार्य करता है। मतलब पदार्थ बहुत अच्छा विद्युत रोधक का कार्य करता है। दो प्रकार के होते हैं, मस्कोबाइट और बायोटाइट। अगला प्रश्न है, अधिष्ठानों में प्रयोग में लाए जाने वाले फ्यूज वायर कौन से होते हैं? है ना। विद्युत अधिष्ठानों में, तो विद्युत अधिष्ठानों में प्रयोग में लाए जाने वाले फ्यूज वायर निम्न गलन बिंदु वाले चालक होते हैं तथा प्रतिरोधकता भी निम्न होती है ना। तो निम्न गलन वाले बिंदु वाले कंडक्टर, है ना, तो वैसे चालक होते हैं निम्न वाले, और प्रतिरोधकता भी निम्न होती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, है ना। और इसमें वही I बराबर के डी की पावर 3/2 होती है। तो मतलब आई क्या है? आई प्रोपोर्शनल है डी की पावर 3/2, है ना। और आई प्रोपोर्शनल डी की पावर 3/2, और जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट कौन सा है? के, जो है फ्यूज स्थिरांक, है ना। फ्यूज स्थिरांक, है ना। तो आपको याद रखना, आई जो प्रोपोर्शनल होती है वो डी की पावर 3/2 के होती है ना। अगला प्रश्न, केबलों में याच्छादों मतलब शील्ड का उपयोग किया जाता है। तो केबल में शील्ड का प्रयोग नमी के अंतः संक्रमण को रोकने के, मतलब जो मॉइस्चर वगैरह होता है उससे उसको रोकने के लिए किया जाता है ना। यह लेड या टिन की बनी होती है। यह विद्युत रोधक के ऊपर चढ़ा रहे, मतलब जो विद्युत रोधक होते हैं उसके ऊपर चढ़ा रहता है शील्ड, है ना। केबलों में शील्ड तो ना विद्युत रोधकों के ऊपर चढ़ा हुआ रहता है। लेड और टिन की बनी हुई होती है, और है ना, और जो मॉइस्चर को अंदर जाने से रोकती है, मतलब नमी को अति संक्रमण को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है।
अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न है वही घरेलू फ्यूज तार क्या होता है? घरेलू फ्यूज तार का गलनांक निम्न होता है तथा प्रतिरोधकता भी निम्न होती है, और लघु परिपथ मतलब शॉर्ट सर्किट होने पर मेन सप्लाई को तोड़ देती है, अलग कर देती है, और ये जलने से बचाता है सर्किट को, पूरे और सर्किट को डैमेज नहीं करे, इसीलिए वो तोड़ देता है ना। अगला प्रश्न भी सेम यही है, फ्यूज तार के निम्नलिखित होना चाहिए। फ्यूज तार में निम्न प्रतिरोध है ना, और निम्न ही गलनांक होना चाहिए। फ्यूज तार के लिए निम्न प्रतिरोध निम्न गलनांक होना चाहिए। अच्छा गुण होता है ये फ्यूज तार का, है ना, फ्यूज का अच्छा गुण है। विद्युत परिपथों की सुरक्षा के लिए सबसे आवश्यक युक्ति फ्यूज है। फ्यूज ऐसे तार का टुकड़ा होता है, फ्यूज है ना, फ्यूज ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिसके पदार्थ का गलनांक बहुत कम होता है ना। फ्यूज तार का ऐसा टुकड़ा होता है जिसके पदार्थ का गलनांक बहुत कम होता है। यह जब लघु परिपथ होता है, मतलब शॉर्ट सर्किट होता है, तो अधिक धारा प्रवाहित होती है, जिससे फ्यूज तार गर्म होकर पिघलने लगता है ना। क्या है, निम्न गलनांक क्यों होता है? ये निम्न गलनांक होने का कारण क्या है कि जब ये शॉर्ट सर्किट हुआ, मैक्सिमम धारा फ्लो हुई। मैक्सिमम धारा फ्लो होने का मतलब है वो करंट फ्लो हुई तो हीट डेवलप होगी। अब हीट डेवलप होगी तो, है ना, हीट डेवलप होगी तो जिस फ्यूज का अगर गलनांक ही कम है ना, गलनांक ही कम है, निम्न है, तो निम्न गलनांक को ना हीट डेवलप होते ही वो पिघल जाएगा। पिघलते ही वो सर्किट को, है ना, तोड़ देगा, मतलब रुकावट पैदा कर देगा, है ना, मतलब फ्यूज तार गर्म होने पर पिघल जाता है ना। अगला प्रश्न है, किसी धारावाही विद्युत तार से चिपक गए किसी व्यक्ति को तार से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस साधन का प्रयोग करना चाहिए? तो सूखी लकड़ी तथा डंडे से उसको मतलब मार के या फिर उसको कैसे भी करके सूखी लकड़ी से ही अपन को यूज करना चाहिए, है ना। किसी धारावाही विद्युत तार से चिपक गए किसी व्यक्ति को तार से अलग करने के लिए सूखी लकड़ी डंडे का प्रयोग करना चाहिए। यह विद्युत रोधक की भांति कार्य करता है, इसका उपयोग होता है, इसलिए इसका उपयोग, ये इंसुलेशन का कार्य करता है ना, इसलिए गीली का नहीं करते हैं, बस सूखी लकड़ी का, है ना, सूखी लकड़ी या किसी सूखे डंडे का। अगला प्रश्न है, यदि पराभाव बिंदु के बाद भी तार पर और भार बढ़ाया जाए, है ना, मतलब पराभाव, है ना, यदि पराभाव बिंदु के बाद भी तार पर और भार मतलब और लोड बढ़ाया जाए तो क्या होगा, है ना। और लोड बढ़ाएगा तो तार टूट जाएगा। यदि पराभाव बिंदु के बाद भी तार पर और भार बढ़ाया जाए तो तार टूट जाएगा। यह विकृति का रूप ले लेता है। यह अंतिम प्रत्यास्थ बिंदु होता है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट होता है, स्ट्रेन पॉइंट होता है एक तरीके से, है ना, जिस पर और भार डालने पर ये टूट जाएगा। ऑब्वियसली ज़्यादा भार डालेंगे तो वो टूट जाएगा। अगला प्रश्न, यदि विद्युत आवेशित दो बिंदुओं को एक विद्युत आव- यदि दो अ, यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत करंट प्रवाहित नहीं होगा। यदि मतलब अगर यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत करंट प्रवाहित नहीं होगा, है ना। यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को, है ना, यदि यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए, है ना, यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को, है ना, यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए, यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत करंट प्रवाहित नहीं होगा। यदि करंट कब प्रवाहित नहीं होगा? जब प्रवाहित नहीं होगा जब दोनों की धारिता समान होगी, सॉरी उपयुक्त सभी, है ना, मतलब धारिता समान होगी, विभव समान होगा, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं, है ना। यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए, है ना, तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। यदि धारिता मतलब उन दोनों वस्तुओं की धारिता, तापमान तथा आवेश की मात्रा समान हो तथा दोनों में विभव भी समान हो तो, है ना, और यह सिर्फ डीसी के लिए प्रयोग होता है, एसी में नहीं, है ना। कहने का मतलब क्या है, उनके बीच में धारा का फ्लो कब नहीं होगा? जब धारिता ताप, ये डीसी में होता है पहली बात तो, है ना। ये यदि उनकी धारिता तापमान, है ना, धारिता तापमान आवेश की मात्रा, है ना, आवेश की मात्रा और दोनों का विभव समान हो, मतलब धारिता तापमान आवेश और विभव, ये चार चीजें होगी। अगर ये समान है तो उनके बीच में करंट फ्लो होएगा ही नहीं, और ये सिर्फ डीसी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, एसी में नहीं होता। अगला प्रश्न है, जब दो आवेशित चालकों को संयोजित किया जाता है तो शून्य आवेश प्रवाह की शर्त है।
जब दो आवेशित चालकों को संयोजित किया जाता है तो शून्य आवेशित प्रवाह की शर्त क्या है? दोनों का विभव बराबर होगा जब आवेश नहीं होगा। वही है ना जो अभी थोड़ी देर पहले बताया अगला पिछले प्रश्न में। जब दो आवेशित चालकों को संयोजित किया जाता है तो शून्य आवेश प्रवाह की शर्त यह है कि विभव बराबर होने पर, है ना, विभव बराबर हो जाता है तो शून्य आवेश प्रवाह हो जाता है ना, शून्य आवेश प्रवाह। धारिता एवं आवेश बराबर होने पर धारा फ्लो नहीं करती है ना। मतलब अगर देख क्या है कि अगर विभव चालकों के बीच में शून्य आवेश का प्रवाह नहीं होगा, नहीं है ना, शून्य आवेश प्रवाह का तो मतलब आवेश का प्रवाह तो तब नहीं होगा जब उनके बीच में विभव बराबर होगा, है ना। कि भाई दो आवेशित दो चालकों में अगर संयोजित किया जाता है और शून्य मतलब शर्त है एक तरीके की शून्य आवेश प्रवाह, है ना, उनके बीच में आवेश का फ्लो नहीं होगा, मतलब आवेश का चार्ज का फ्लो नहीं होगा। कब? क्योंकि जब दोनों के विभव बराबर हो तब। और करंट के लिए क्या होगा कि जब धारिता, है ना, और धारिता एवं आवेश बराबर नहीं होने तो धारा फ्लो नहीं होगी, है ना। जब धारिता एवं आवेश बराबर होने पर, है ना, जब धारिता और आवेश दोनों बराबर होंगे, है ना, विभव बराबर मतलब आवेश में तो विभव बराबर होने पर आवेश नहीं बहेगा, और धारा में आवेश और धारिता बराबर नहीं होने पर धारा फ्लो नहीं होती। अगला प्रश्न है VIR, है ना, VIR वायरों में कॉपर के चालक, है ना, कॉपर कंडक्टर पर सदैव टिन की परत चढ़ाई जाती है, क्यों? है ना, तो VIR, है ना, VIR तार सॉरी VIR तार में कॉपर के चालकों पर सदैव टिन की परत चढ़ाई जाती है। मतलब VIR तार में कॉपर के टायर होते हैं ना, उनके ऊपर टिन की परत चढ़ाई जाती है। वो क्यों चढ़ाई जाती है? कॉपर के चालक पर सल्फर अंश के आक्रमण को रोकने के लिए, है ना। मतलब सल्फर से बचाने के लिए, सल्फर जो होता है ना, सल्फर एलिमेंट से उस वायर को बचाने के लिए, उसका वो ना उसको मतलब क्षति ना पहुंचे सल्फर से, है ना। तो इसी वजह से अपन, है ना, टिन के ऊपर टिन की परत चढ़ा देते हैं उस कॉपर के वायर पे, है ना। तो ये हमेशा ये लेपित होता है ना। कॉपर के चालक पर सल्फर अंश के आक्रमण को रोकने के लिए प्रयुक्त होता है, ये उसके ऊपर लेपित होता है। अगला प्रश्न है अर्थिंग के लिए प्रयुक्त GI इलेक्ट्रोड का मानक आकार क्या होता है? अर्थिंग के लिए भाई प्रयुक्त जो GI कोड है उसका मापन क्या होता है ना। तो उसके लिए होता है, उसका आकार क्या होता है, डेटा दिया हुआ, डेटा वाला प्रश्न है कि भाई अर्थिंग के लिए GI इलेक्ट्रोड में उसका मानक आकार क्या होता है? 38 mm इंटू 2.5 मीटर, है ना। 38 mm इंटू 2.5 मीटर लंबाई का होना चाहिए। 38 mm लंबाई, 38 mm इंटू 2.5 मीटर लंबाई वाला होना चाहिए। इसका प्रयोग अर्थ में नमी बनाए रखने हेतु जल डालने के लिए छिद्र बनाने होते हैं, है ना। अर्थिंग में नमी बनाए रखने हेतु जल डालने के लिए छिद्र बनाने होते हैं, है ना। अर्थिंग में नमी बनाए रखे इस वजह से, है ना। 38 mm इंटू 2.5 मीटर लंबाई वाला। अगला प्रश्न है अर्थिंग के लिए चारकोल और नमक का प्रयोग किया जाता है। चारकोल और नमक का प्रयोग किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि भाई अगर जैसे धारिता की चालकता को बढ़ाई जा सके, है ना। धारिता की जो चालकता है ना, चालकता बढ़ जाएगी तो जो अपना एक्स्ट्रा वोल्टेज कभी आया लाइटनिंग अरेस्ट या किसी से भी, तो वो उसी में फ्लो हो जाएगा, है ना। अर्थिंग के लिए चारकोल और नमक का प्रयोग किया जाता है ना। इलेक्ट्रोड को पृथ्वी से इलेक्ट्रोड जो होता है उसको पृथ्वी में धंसा दिया जाता है, और जंग से बचाने के लिए इलेक्ट्रोड के चारों ओर इलेक्ट्रोड के चारों ओर नमक का घोल तथा चारकोल डालते हैं, है ना। ये नमक का उस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ नमक और चारकोल का घोल डाल देते हैं। ये क्या करता है? प्रतिरोधकता को बहुत कम कर देता है। वो और ऑब्वियसली प्रतिरोधकता कम हो जाएगी तो उसकी कंडक्टिविटी या चालकता बढ़ जाएगी, है ना। चालकता बढ़ जाएगी तो जैसे कोई एक्स्ट्रा वोल्टेज, कोई अबनॉर्मल कंडीशन आई तो सारा जो अर्थिंग में चला जाएगा वो, है ना। तो प्रतिरोधकता नमक का घोल और वो चारकोल डालने का उद्देश्य यही कि प्रतिरोधकता को कम करना, जिससे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। अगला प्रश्न है किसी वितरण लाइन में सबसे ऊपर वाला तार कौन सा होना? सबसे ऊपर वाला तार होता है अर्थ वायर, है ना। वितरण लाइनों में मतलब वितरण लाइनों में, है ना, सबसे ऊपर वाला तार अर्थ तार होता है, जिससे होकर धारा का प्रवाह होता है, है ना। अर्थ तार होता है जिसमें होकर धारा का प्रवाह होता है ना। अगला प्रश्न किसी विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है ना। किसी विद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग होता है।
अब अर्थ का प्रयोग कहाँ होता है? किसी विद्युत उपकरण में अर्थ सुरक्षा के दृष्टिकोण से उपयोग किया जाता है। अर्थ करने से उपकरण के धात्विक भाग को सुरक्षा, है ना, प्रदान किया जाता है ना? तो मतलब एक तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से ही तो होता है अर्थ का प्रयोग, है ना? तो अगला प्रश्न है ना, अगला प्रश्न है 30 एम्पियर, है ना, 30 एम्पियर और 415 वोल्ट की स्विच में क्या अधिकतम होना चाहिए? मतलब अधिकतम क्या होना चाहिए? मतलब अधिकतम वोल्टेज क्या होना चाहिए? तो भाई क्या 30 एम्पियर और 415 वोल्टेज के लिए स्विच का अधिकतम धारा व 415 वोल्ट अधिकतम वोल्टेज होना चाहिए, है ना? मतलब कहने का मतलब 30 एम्पियर और 415 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस जो भी स्विच है जो भी है उसमें 30 एम्पियर के तो करंट, है ना, और 415 वोल्टेज मैक्सिमम होना चाहिए। विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने हेतु स्विच का इस्तेमाल किया जाता है और 30 एम्पियर और 415 वोल्ट के रेंज में यह कार्य करता है ना? स्विच क्या काम करता है? 30 एम्पियर और 415 वोल्ट के रेंज में कार्य करता है। अगला प्रश्न है रियोस्टेट किससे बना होता है ना? रियोस्टेट नाइक्रोम तार से बना होता है। नाइक्रोम में 80% निकल और 20% क्रोमियम मिला होता है। यह हीटर कॉइल बनाने में प्रयोग किया जाता है ना? तो रियोस्टेट किससे बना होता है? रियोस्टेट नाइक्रोम के तार से बना होता है ना? रियोस्टेट नाइक्रोम के तार से बना होता है और जिसमें 80% निकल और 20% क्रोमियम होता है। यह हीटर कॉइल बनाने में उपयोग किया जाता है। हीटर वगैरह कॉइल होती है ना इसे बनाने में। अगला प्रश्न है घरेलू वायरिंग में स्विच को हमेशा कहाँ स्थापित किया जाता है? घरेलू वायरिंग में, है ना, स्विच को लाइव वायर में, लाइव वायर को कंट्रोल करता है ना, तो घरेलू वायरिंग में स्विच को हमेशा लाइव वायर में स्थापित किया जाता है। स्विच धारा कंट्रोल हेतु किया जाता है। स्विच धारा कंट्रोल हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न पावर लाइन प्रणाली में तापीय सुरक्षा स्विच किससे बचने के लिए दिया जाता है ना? तापीय मतलब वही टेम्परेचर से, अति भार से, है ना? शक्ति लाइन प्रणाली में तापीय सुरक्षा स्विच अति भार से बचने हेतु लगा दिया जाता है ना? शक्ति लाइन प्रणाली में तापीय सुरक्षा शक्ति लाइन प्रणाली में तापीय सुरक्षा अति भार से बचने हेतु लगा दिया जाता है। तापीय सुरक्षा अति भार से बचने हेतु लगा दिया जाता है। तापीय सुरक्षा स्विच अति भार से बचने हेतु लगा दिया जाता है। यह स्विच किसी खंड में अति भार से यह स्विच किसी खंड में, है ना, यह स्विच किसी खंड में अति भार के समय यह स्विच किसी खंड में अति भार के समय, है ना, अति भार के समय पहले आपूर्ति वोल्टता घट जाती है और फिर बढ़ती है ना? यह स्विच किसी खंड में अति भार के समय, है ना, यह स्विच किसी खंड में अति भार के समय, मतलब अति भार के समय वोल्टता घट जाती है, पहले आपूर्ति वोल्टता घट जाती है फिर बढ़ती है, तो है ना, तो अति भार से बचने के लिए तापीय सुरक्षा। अगला प्रश्न है स्विचिंग रजिस्टर के बिना छोटी लाइन के दोष के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सीबी है ना? तो ना सी मतलब सर्किट ब्रेकर कौन सा है कि भाई स्विचिंग के लिए तो कौन सा करते हैं, है ना? स्विचिंग प्रतिरोध के बिना छोटी लाइन दोष के लिए, है ना, छोटी लाइन दोष के लिए सर्वाधिक उपयुक्त परिपथ वियोजक जो होता है वो एमओसीबी होता है ना? एमओसीबी होता है। मतलब एक बार वापस सुने, स्विचिंग प्रतिरोध, है ना, स्विच करते हैं प्रतिरोध, स्विचिंग प्रतिरोध के बिना, है ना, स्विचिंग प्रतिरोध के बिना छोटी लाइन दोष के लिए, छोटी लाइन में जो दोष होता है, छोटी लाइन दोष के लिए, है ना, सर्किट ब्रेकर कौन सा यूज करते हैं? एमओसीबी सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। अब एमओसीबी का फुल नेम क्या है? मिनिमम, है ना, मिनिमम ऑयल, है ना, मिनिमम ऑयल परिपथ वियोजक, मतलब मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं छोटी लाइन के दोष के है ना, छोटी लाइन के दोष के लिए सर्वाधिक उपयुक्त यही है। अगला प्रश्न है स्वाब क्या है? स्वाब फाउंड्री में रेत को नम करने के लिए प्रयुक्त औजार होता है। स्वाब क्या होता है? फाउंड्री में रेत जो होती है, रेत को नम करने के लिए उपयुक्त औजार होता है।
अगला प्रश्न है विद्युत स्थापन में विद्युत परीक्षण मतलब पोलैरिटी टेस्ट करते समय किन क्रियाओं का पालन करना चाहिए। मतलब विद्युत स्थापन में मतलब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो अपन इंस्टॉलेशन कर रहे हैं ना, उसमें पोलैरिटी टेस्ट होता है, तो उसमें किन बातों का अपन को ध्यान रखना चाहिए, किन क्रियाओं का पालन करना चाहिए। तो भाई विद्युत स्थापन में ध्रुवता परीक्षण करते समय बल्ब निकाल देना, बोर्डों में फ्यूज लगा देना, पंखों में नियंत्रक ऑफ कर देना। मतलब कहने का मतलब लाइनों से बचाने के लिए अपन टेस्ट कर रहे हैं ना, परीक्षण कर रहे हैं, ध्रुवता बल्ब पोलैरिटी टेस्ट कर रहे हैं, तो बल्ब निकाल देना, बोर्डों में फ्यूज लगा देना, फ्यूज वगैरह लगा देना। फ्यूज इसलिए कि भाई कोई एक्स्ट्रा करंट वगैरह फ्लो, अधिकतम कोई करंट फ्लो हो जाए तो अपनी बाकी के उपकरण अपने सुरक्षित रहें उस वजह से। तो फ्यूज लगा देना, पंखों में नियंत्रक ऑफ करना, पंखों के नियंत्रक ऑफ कर देना। इस ऐसे ये चीज़ों में पोलर टेस्ट में ध्यान रखना होता है। अगला प्रश्न है विद्युत के नियमों के अनुसार प्रकाश और पंखों के परिपथ में अधिकतम भार और अधिकतम बिंदु कितने होने चाहिए, अधिकतम पॉइंट कितने होने चाहिए, है ना। मतलब विद्युत के मतलब इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अकॉर्डिंग जो अपने जो लाइट प्रकाश और पंखों के परिपथ में अधिकतम भार और अधिकतम बिंदु क्या होने चाहिए। मतलब अधिकतम बिंदु तो होने चाहिए अपने पास 10, है ना। अधिकतम बिंदु 10 और मैक्सिमम पावर कितनी, मैक्सिमम भार होना चाहिए अपने पास, है ना, 800 वाट का, है ना। तो विद्युत के नियमों के अनुसार प्रकाश और पंखों के परिपथ में अधिकतम भार, है ना, 800 वाट और अधिकतम बिंदु 10 पॉइंट होने चाहिए, है ना, 800 वाट और 10 पॉइंट। अगला प्रश्न है विद्युत वायरिंग में लकड़ी के बोर्डों में उपयोग होने वाली अब्रक शीट, है ना, माइका शीट में, है ना, वर्गिक छेद, है ना, स्क्वायर होल्स करने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है ना। एक बार वापस सुने प्रश्न। विद्युत वायरिंग जो होती है ना अपनी, विद्युत वायरिंग में बोर्डों के उपयोग में होने वाली अब्रक शीट, है ना, बोर्डों में जो उपयोग होने वाली अब्रक शीट है ना, अब्रक शीट में वर्गीय स्क्वायर होल्स करने के लिए, अब्रक शीट में स्क्वायर जो होल्स होते हैं ना, उनको करने के लिए किस का उपयोग किया जाता है, तो उनके लिए की होल सॉ का उपयोग किया जाता है ना। विद्युत वायरिंग में बोर्डों में उपयोग होने वाली अब्रक शीट में वर्मी छेद करने के लिए, है ना, सॉरी, वर्मी छेद करने के लिए हैक है ना, की होल आरी का, सॉरी की होल नहीं, हैक आरी का प्रयोग किया जाना चाहिए। की होल नहीं, हैक आरी का प्रयोग किया जाना चाहिए कि भाई माइका में जो शीट में जो छेद करते हैं ना, स्क्वायर होल्स करते हैं, उनमें कौन सी आरी का प्रयोग होना चाहिए, कौन से औजार का प्रयोग होना चाहिए, उसमें हैक आरी का प्रयोग होना चाहिए, है ना, उसमें हैक आरी का प्रयोग होना चाहिए। अगला प्रश्न है विद्युत कोड के अनुसार चालक का रंग, है ना, क्या होना चाहिए। चालक का रंग वही विद्युत कोड के RYB होता है, R रेड, Y येलो और B ब्लू, न्यूट्रल वायर के लिए ब्लैक और अर्थिंग के लिए, अर्थ वायर के लिए ग्रीन, है ना। RYB और ब्लैक और ग्रीन, रेड येलो ब्लू और ब्लैक के लिए न्यूट्रल और अर्थ के लिए ग्रीन। अगला प्रश्न है घरेलू बिजली वायरिंग पर काम करते समय कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण आवश्यक नहीं है ना। अब 4 ऑप्शन में जैसे दस्ताने, काले चश्मे, विद्युत रोधी जूते और विद्युत रोधी उपकरण, इन चारों में से कौन सी चीज आवश्यकता नहीं है। तो है ना, घरेलू वायरिंग के समय कौन सी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए, खुद की मतलब मानव की खुद की सुरक्षा के लिए, तो चश्मे की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी दस्ताने की आवश्यकता आपको है, विद्युत रोधी जूते भी आपको पहनने चाहिए जिससे आप ग्राउंड के संपर्क में नहीं रहे, है ना। और विद्युत रोधी उपकरण जो भी आपके उनकी जैसे प्लास वगैरह जो भी वो सब चीज़ आपके पास होनी चाहिए। बाकी चश्मे का कोई रोल नहीं है ना। तो घरेलू बिजली वायरिंग करते समय किसी प्रकार के चश्मे की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। वायरिंग करते समय दस्ताने, विद्युत रोधी जूते, विद्युत रोधी उपकरण इत्यादि, टेस्टर होता है ना, इत्यादि चीज़ों की आवश्यकता होती है ना। अगला प्रश्न है एक घर के वायरिंग परिपथ में लैंप कैसे जोड़े जाते हैं। तो सबको पता है, लैंप जो भी होते हैं, जो भी उपकरण होते हैं, वो समांतर क्रम में होते हैं, घरों में पैरेलल होता है ना, क्योंकि समांतर परिपथ में प्रत्येक लैंप के अक्रॉस वोल्टेज सबके समान रहेगा, लेकिन धारा अलग अलग रहेगी, है ना। समांतर में अपन क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि समांतर में वोल्टेज समान रहता है, लेकिन करंट अलग अलग होती है ना। श्रेणी में अगर जोड़ देते हैं तो श्रेणी में जोड़ने पर
वोल्टेज श्रेणी में अगर अपन जोड़ देते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप के रूप में I स्क्वायर आर का मान अधिक हो जाता है, इसलिए उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। वो श्रेणी में इसलिए नहीं जोड़ते हैं, भाई I स्क्वायर आर जो है ना, I स्क्वायर वोल्टेज श्रेणी में इसलिए नहीं जोड़ते हैं कि कोई भी उपकरण है और वो वोल्टेज ड्रॉप करेगा, तो वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो क्या I स्क्वायर आर का मान अधिक हो जाएगा, है ना। I स्क्वायर आर मतलब वही पावर लॉसेस का मान अधिक हो जाएगा, जिससे उसकी धारा का प्रतिरोध बढ़ जाएगा और फिर धारा भी कम हो जाएगी ना, धारा भी है ना, उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो फिर चालकता कम हो जाएगी ना, ऐसे इसलिए समांतर में जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू वायरिंग में है ना, एल्बो का उपयोग तार की दिशा को डैश बदलने के लिए किया जाता है। अब एल्बो होता है, कोई भी एल पॉइंट होता है, एल अल्फाबेट भी होता है, तो वो एक दूसरे क्या होता है 90 डिग्री, सिंपल प्रश्न है ना। एल्बो को 90 डिग्री पर झुका होता है ना, मोड़ने के लिए, है ना। एल्बो का तार को किस दिशा में मोड़ने के लिए 90 डिग्री का उपयोग किया जाता है, तार की दिशा को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, नियमों के अनुसार मुख्य स्विच बोर्ड को माउंट किया जाना चाहिए, है ना। नियमों के अनुसार, है ना, नियमों के अनुसार मुख्य स्विच बोर्ड को माउंट किया जाना चाहिए ताकि माउंट किया जाना चाहिए ताकि फर्श से स्विच बोर्ड के आधार की दूरी डैश से कम नहीं होनी चाहिए। वही अगर स्विच बोर्ड है तो स्विच बोर्ड को ज़मीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाते हैं, पंखे को 2.5 से 3 मीटर की ऊंचाई पर लगाते हैं, है ना। तो फर्श से स्विच बोर्ड की दूरी 1.5 मीटर, है ना, और मुख्य डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से फर्श की दूरी 2 मीटर, मुख्य डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से फर्श की दूरी 2 मीटर, और वायरिंग छत से 2.5 मीटर नीचे, ऊपर से भी अगर नीचे से तो बता ही दिया, ऊपर से 0.5 मीटर मतलब आधा मीटर नीचे, और ट्यूब पॉइंट और बत्ती पॉइंट छत से 0.5 नीचे, और दीवार की मोटाई, है ना, दीवार की मोटाई वही 0.3 मीटर के आसपास। अगला प्रश्न, भारतीय मानकों के अनुसार सामान्य सीलिंग रोज को जोड़ते समय किन का पालन कीजिए। सामान्य सीलिंग रोज को जोड़ते समय कौन सी शर्त का पालन किया जाना चाहिए कि भाई भारतीय मानकों के अनुसार सामान्य सीलिंग रोज को जोड़ते समय सीलिंग रोज को सिर्फ एक लचीली रस्सी से द्वारा बांधी जानी चाहिए, है ना। एक लचीली रस्सी से बांध दो सीलिंग रोज को, तो है ना, इसका पालन अपन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, घरेलू और वाणिज्यिक भवनों में सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाला लघु परिपथ विच्छेदकों मतलब एमसीबी की विद्युत धारा सीमा क्या होती है। जो अपने एमसीबी की एक तरीके से रेटिंग पूछ रहा है घरेलू, है ना, एमसीबी की मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, है ना। तो विद्युत धारा की सीमा होती है इसमें 0.5 एम्पियर से लेकर 60 एम्पियर तक, है ना, मतलब आधे एम्पियर से 60 एम्पियर तक, है ना। 0.5 एम्पियर से 60 एम्पियर तक का एमसीबी अपन यूज करते हैं घरेलू और वाणिज्यिक भवनों में। अगला प्रश्न है, सुरक्षा कारणों की वजह से स्विच और फ्यूज वायरिंग परिपथों को कैसे जोड़ा जाना चाहिए। दोनों को फेज में जोड़ा जाना चाहिए। स्विच और फ्यूज वायरिंग परिपथों को कैसे जोड़ा जाना चाहिए, फेज में जोड़ते हैं ना। स्विच और फ्यूज दोनों वायरिंग परिपथों में, यानी कि भाई दोनों को फेज में जोड़ते हैं, है ना। मतलब किसको, स्विच और फ्यूज वायर दोनों को, है ना। एक्सप्लेन करते हैं कि स्विच और फ्यूज दोनों वायरिंग परिपथों में, है ना, स्विच और फ्यूज दोनों वायरिंग परिपथों में दोनों को फिर फेज में जोड़ा जाता है। फ्यूज किसी भी फ्यूज जो होता है ना, वो किसी भी परिपथ में श्रेणी में जुड़ा होता है, और इसकी जिसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई एम्पियर होती है फ्यूज की ना। फ्यूज किसी भी परिपथ में श्रेणी में जुड़ा हुआ होता है ना, और इसकी इकाई एम्पियर होती है। और फ्यूज और स्विच दोनों वायरिंग परिपथों में फेज में जोड़े जाते हैं। फ्यूज और स्विच दोनों वायरिंग परिपथों में फेज में जोड़े जाते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं एग्जाम के, है ना, उन्हें भी याद होना चाहिए, जरूरी है पॉइंट्स, उनको भी अपन रीड करेंगे कि भाई फर्स्ट पॉइंट है IS 732/1960 मतलब 732/1963, एंड IS कोड है मतलब 732/1963 और एक है IS 4648 एवं एन्स नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड के अंतर्गत, मतलब इन कोड के अंतर्गत विद्युत वायरिंग के संबंध में क्या नियम क्या है।
तो विद्युत वायरिंग के संबंध में नियम क्या है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन BIS ने दिया था एक, है ना, BIS ने दिया था ये विद्युत वायरिंग के संबंध में नियम, है ना। अगला पॉइंट है वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना एवं उसकी मरम्मत संबंधी कार्य किससे कराना चाहिए, है ना। वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना एवं उसकी मरम्मत संबंधी कार्य किससे कराना चाहिए? मतलब लाइसेंसधारी ठेकेदार जो होते हैं ना, उनसे कराना चाहिए। अगला पॉइंट है वैद्युतिक वायरिंग में वायरिंग को किस में विभक्त करना चाहिए? उप परिपथों में। वैद्युतिक वायरिंग को किस में विभक्त करना चाहिए? उप परिपथों में। अगला पॉइंट है लाइट एंड फैन उप परिपथ का कुल लोड कितने वाट होना चाहिए? लाइट एंड फैन उप परिपथ का लोड कितने वाट का होना चाहिए? टोटल कुल लोड कितने वाट का होना चाहिए? तो कुल लोड 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। कुल लोड 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है लोड की गणना करते समय पावर सॉकेट का लोड कितना माना जाता है ना। लोड की गणना करते समय, है ना, लोड की गणना करते समय पावर सॉकेट का लोड कितना माना जाता है? 1000 वाट, है ना। लोड की गणना करते समय पावर सॉकेट का लोड कितना माना जाता है? 1000 वाट माना जाता है लोड की गणना करते समय पावर सॉकेट का लोड। अगला पॉइंट है नियंत्रक स्विच बोर्ड कक्ष के प्रवेश द्वार के निकट किस ओर स्थापित किया जाता है? वही बाईं ओर, है ना, बाईं ओर स्थापित किया जाता है। स्नान घर के अंदर किस प्रकार के स्विच लगाए जाते हैं? पूर्णतः जलरोधी स्विच, है ना, पूर्णतः जलरोधी स्विच लगाए जाते हैं। अगला पॉइंट है सॉकेट सामान्यतः कितने पिन वाला होगा? 3 पिन सॉकेट होता है ना, वही। अगला पॉइंट है पावर परिपथ में कितनी रेटिंग वाला सॉकेट स्थापित किया जाना चाहिए? पावर परिपथ में, है ना, पावर परिपथ में कितनी रेटिंग वाला सॉकेट स्थापित किया जाना चाहिए? 15 एम्पियर व 240 वोल्ट रेटिंग युक्त सॉकेट, है ना। पावर परिपथ में कितनी रेटिंग, मतलब 15 एम्पियर और 240 वोल्ट युक्त सॉकेट। अगला पॉइंट है फ्यूज हमेशा किस तार में लगाना? फ्यूज हमेशा फेज तार में लगाया जाता है ना। और 3 फेज लाइन में 3 फेज के लिए कौन सा रंग होता है? वही RYB, रेड, येलो और ब्लू, है ना, लाल, पीला, नीला। अगला प्रश्न है किसी भी प्रकार की नई स्थापित वैद्युतिक वायरिंग सप्लाई चालू करने से पूर्व किस यंत्र के द्वारा धारा लीकेज परीक्षण अवश्य करना चाहिए? धारा लीकेज परीक्षण कर लेते हैं मैगर यंत्र के द्वारा। धारा लीकेज परीक्षण करना चाहिए ना, मैगर के द्वारा। कब्जा युक्त बोर्ड की मोटाई कितनी होनी चाहिए? कब्जा युक्त बोर्ड की मोटाई 6.5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। अगला पॉइंट है ट्री प्रणाली, है ना। ट्री प्रणाली एवं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स प्रणाली में से किसमें दोष ढूंढना सरल होता है? ट्री प्रणाली एवं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स प्रणाली में से किसमें दोष ढूंढना सरल होता है? ट्री प्रणाली एवं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स प्रणाली में से किसमें दोष ढूंढना सरल होता है? तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स प्रणाली में, ट्री प्रणाली एवं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स प्रणाली में से किसमें दोष ढूंढना सरल होता है? तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स प्रणाली में होता है ना। अगला पॉइंट है बैटन वायरिंग का स्थान किस, है ना, ट्री प्रणाली में ट्री प्रणाली एवं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में से किस में दोष ढूंढना सर, मतलब किस में ट्री में से और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स प्रणाली दोनों में से किस में दोष ढूंढना सरल है? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में दोष ढूंढना सरल है ना। अगला पॉइंट है बैटन वायरिंग का स्थान किस वायरिंग ने ग्रहण कर लिया है? बैटन वायरिंग का जो स्थान है वो पीवीसी की कैपिंग वायरिंग ने ले लिया है ना। पीवीसी की कैपिंग वायरिंग ने ले लिया। अगला पॉइंट है ना, अगला पॉइंट है कैसिंग और कैपिंग वायरिंग ने ले लिया, है ना, पीवीसी की कैसिंग बैटन का। अगला पॉइंट है कंड्यूट पाइप का आंतरिक व्यास कितना होना चाहिए? कंड्यूट पाइप का आंतरिक व्यास 16 से 25 mm तक होना चाहिए, 16 से 25 mm तक। अगला पॉइंट है आजकल भवनों में प्रयोग होने वाली व प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देने वाली वायरिंग कौन सी होती है? आजकल भवनों में
है ना। आजकल भवनों में प्रयोग होने वाली प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाली वायरिंग कौन सी होती है? डक्ट व कंसील्ड वायरिंग। आजकल भवनों में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने मतलब आजकल भवनों में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाली वायरिंग मतलब जो जो ऐसी वायरिंग जो एक तो दीवार के अंदर होती है और एक वो जो बाहर दिखती रहती है, तो उसको क्या कहते हैं? डक्ट या कंसील्ड वायरिंग कहते हैं। क्योंकि डक्टिंग भी तो बाहर दिखती रहती है ना, वैसे ही वो वायरिंग बाहर दिखती रहती है, तो उसको डक्ट या कंसील्ड वायरिंग कहते हैं। अगला पॉइंट है बस बार वायरिंग में जिस स्थान से विद्युत संयोजन प्राप्त किया जाता है वह वहां पर क्या लगाया जाता है? वहां पर 3 फेज फ्यूज बॉक्स लगाया जाता है। बस बार वायरिंग में जिस स्थान से है ना, जिस स्थान बस बार वायरिंग में जिस स्थान से विद्युत संयोजन प्राप्त किया जाता है वहां पर क्या लगाया जाता है? वहां पर थ्री फेज फ्यूज बॉक्स लगाया जाता है। अगला पॉइंट है केबल्स के सिरों पर किनका प्रयोग करना चाहिए? केबल्स के सिरों पर किनका प्रयोग करना चाहिए? लग्स आते हैं ना, उचित आकार के लग्स होते हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए केबल्स के सिरों पर। अगला पॉइंट है निरंतरता परीक्षण को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? निरंतरता करनी है मतलब किसी की कंटिन्यूटी चेक करनी है ना, कंटिन्यूटी परीक्षण करना है, टेस्ट करना है, तो निरंतरता परीक्षण को एक तरीके से ओपन सर्किट कहते हैं, और ओपन सर्किट टेस्ट है ना। निरंतरता का मतलब मैंने लोड जोड़ा ही नहीं, केवल मैं जो मशीन है या फिर जो भी मेरा परिपथ है बिना लोड के उसका टेस्ट कर रहा हूँ, तो उसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, तो उसको ओपन सर्किट टेस्ट कहते हैं। अगला पॉइंट है किसी भवन, कार्यशाला, उद्योगशाला आदि में विद्युत शक्ति के उपभोग की सुविधा है ना किसी भवन, कार्यशाला, उद्योगशाला आदि में विद्युत शक्ति के उपयोग की सुविधा उपलब्ध कराना ही वैद्युतिक वायरिंग है ना। किसके स्थापना की गई है? नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के द्वारा। अगला पॉइंट है किसी वायरिंग करने से पूर्ण तैयार किया जाना चाहिए। किसी वायरिंग करने से पहले क्या तैयार किया जाना चाहिए? इस प्रकार कथन को क्या कहते हैं? मतलब कथन के किस प्रकार तैयार मतलब पहले किसी वायरिंग करनी है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले लेआउट और परिपथ का पता होना चाहिए, लेआउट क्या होना चाहिए वो सब ना। अगला पॉइंट है यह केबल पीवीसी केबल के ऊपर है ना, यह केबल पीवीसी केबल के ऊपर है ना थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चढ़ाकर तैयार किया जाता है ना। यह केबल पीवीसी केबल के ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आकार चढ़ाकर तैयार किया जाता है। इस कथन में किस केबल की ओर संकेत किया गया? मतलब कोई केबल जिसपे पीवीसी केबल के ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आकार चढ़ाकर तैयार किया जाता है ना, तो इस केबल को कहते हैं ट्रोपाइड्रोर है ना, ट्रोपोइडोर केबल है ना, ट्रोपोइडोर केबल इसको कहते हैं। इस केबल को ट्रोपोइडर केबल कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड पीवीसी केबल के ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चढ़ाकर इसको ट्रोपोइडर केबल कहते हैं। अगला पॉइंट है वायरिंग की स्थापना के लिए कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। अकुशल से कराने पर क्या परिणाम होता है? किसी भी स्तर की हानि संभव, कोई भी फॉल्ट वगैरह हो गया, कोई बड़ी आग वगैरह लग जाएगी हम अगर किसी अनट्रेंड से करवाएं तो। अगला पॉइंट है छत के पंखे का लोड क्या होता है? छत के पंखे का लोड होता है 60 वॉट। छत के पंखे का लोड 60 वोल्ट होता है। अगला पॉइंट है मैगर यंत्र में प्रयुक्त जनित्र की घूर्णन गति क्या होती है? मैगर यंत्र में प्रयुक्त जनित्र की घूर्णन गति 150 से 160 आरपीएम रखी जाती है। मैगर यंत्र में प्रयुक्त जनित्र की घूर्णन गति 150 से 160 आरपीएम रखी जाती है। मैगर यंत्र में प्रयुक्त जनित्र की घूर्णन गति मतलब मैगर के अंदर जो डीसी जनरेटर होता है ना, वो घूर्णन करता रहता है, उसकी है ना उसकी आरपीएम क्या होती है? घूर्णन गति 150 से 160 आरपीएम रखी जाती है। तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है।